हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने 11th स्टैंडर्ड के 8 चैप्टर टोटल कंप्लीट कर दिए हैं। प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था या वीडियो था वो पॉवर्टी के ऊपर था। तो आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि हमारे इंडिया में किस तरीके से 1991 के बाद जो पॉलिसीज़ है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, उसमें डिफरेंसेस आए हैं या कौन कौन से नई नई पॉलिसीज़ आई हैं या उसका फ्रेमवर्क किस तरीके से हुआ या वो वर्क कैसे करती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो ये हमारा होगा लेक्चर नंबर 1 फॉर चैप्टर नंबर 9 इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इन दी बिगनिंग ऑफ द लास्ट डिकेड 20th सेंचुरी इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस इकोनॉमिक क्राइसिस का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर इंस्टेबिलिटी आ जाए इकोनॉमी में इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी या पैसे के लिए बहुत जीडीपी डाउन हो जाए तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक क्राइसिस देखने मिलता है किसी भी नेशन में। सो एट द एंड ऑफ द जून 1991 फॉरेन करेंसी एसेट डिक्लाइन टू सच एक्सटेंट दैट वाज barely enough to finance 2 week of import। सो एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया? 16.7% बढ़ गया इन दी अगस्त 1991। यानी कि यहाँ पर इनके पास क्या नहीं रहेगा, इनके पास इंपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं रहेगा। और इन्फ्लेशन कितनी बढ़ गई? 16.7% इन अगस्त 1991। सो द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वॉज, क्यों? अच्छा, इसका रीज़न क्या था कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था, जो गवर्नमेंट पैसा खर्चा कर रहे थे वो ज़्यादा था और उसके इनकम्स कम थे। सो द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वॉज ग्रेटर देन द रेवेन्यू ड्यू टू फाइन। अब गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा करेगी? तो फाइनेंस, डिफेंस में करेगी, सब्सिडी में करेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी। सो द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ रियल सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी वॉज ऑन वर्ज ऑफ डिक्लाइन। तो मतलब क्या होने लगा, जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था वो सारी चीज़ें धीरे धीरे क्या होने लगे? डिक्लाइन होने लगे। जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आया? जिसकी वजह से ये ज़रूरी हो गया कि अब इकोनॉमी में नई पॉलिसी आए। सो गवर्नमेंट ने इसीलिए अडॉप्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, इसलिए नई इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया इकोनॉमी में। सो इसके लिए क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज विच started in 1985 got monuments in 1991. So the new industrial policy introduced, कब इंट्रोड्यूस हुई? रेडिकल चेंज इन unshackled India's industrial economy, cobweb of necessary bureaucratic control rigid in the economic procedure। अब इसका मतलब समझाती हूँ मैं आपको। तो जब जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई तो वहाँ पर बहुत सारे रेडिकल चेंजेस देखने मिले, यानी कि कहीं एक्सेप्टेबल हो रहा था, कहीं पे नहीं हो रहा था। यहाँ पे अनशेकल इंडिया दिखाई दी, यानी कि कभी अप्स हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है। वो भी कहाँ पर? इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में। वहाँ पे एक तरीके का कोबवेब बन गया, जैसे कि जहाँ पे एक जाल बन जाता है ना, जहाँ से आप निकल नहीं पाते हो। तो काइंड ऑफ कोबवेब इज अननेसेसरी ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल एंड रिजिड द गवर्नमेंट प्रोसीजर। तो इसी वजह से यहाँ पर इस इकोनॉमी को लाने में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही। कहीं पे या तो अनशेकल का प्रॉब्लम हो रहा था, रेडिकल चेंजेस आ रहे थे उसकी वजह से, या कोबवेब की तरह किसी भी तरीके के वो गवर्नमेंट के प्रोसीजर में वो फंसता जा रहा था। ठीक है, कौन? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को। सो अकॉर्डिंग टू द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी द स्टेट विल नो लॉन्गर टू प्ले द कंट्रोल एंड रेगुलेटर। अब कोई भी स्टेट जो है वो बहुत टाइम तक कंट्रोलर या रेगुलेटर नहीं होगा, बट इट एक्ट लाइक अ फैसिलिटेटर, यानी कि वो खुद अपने गवर्नमेंट को क्या करेगा? डेवलप करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा उनके साथ, उनको इंस्पायर करेगा और उनका सुपरवाइज भी अच्छी तरीके से करेगा। पहले क्या था कि स्टेट जो थी वो अपने स्टेट गवर्नमेंट जो होती थी वो अपने गवर्नमेंट को
कंट्रोल करती थी और कहीं ना कहीं रेगुलेट करती थी। पर अब गवर्नमेंट उसे क्या करेगी, उसे कंट्रोल करने की बजाय उसे फैसिलिटेट करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी और इंस्पायर करेगी और सुपरवाइज भी करेगी कि कितना % ऑफ डेवलपमेंट जो है हमारी इकोनॉमी में देखने के लिए मिल रहा है। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर, टू प्लंग द इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी इनटू एरान ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि हमारे भारत देश को ग्लोबल वॉइस क्या करना है, फेमस करना है। ग्लोबल वॉइस हमारा स्प्रेड होना चाहिए, यानी कि हमारी इकोनॉमिक ग्लोबल वॉइस बढ़नी चाहिए। दूसरे, टू ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन जो बढ़ा हुआ था उसको कम करना भी ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। देन थर्ड की बात करें, टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ, जो डिसइक्विलिब्रियम आया था उसको क्या करना है, इंक्रीज करना वॉज द मेन मेजर। देन अक्वायर हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना। देन टू बिल्ड सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को और इंक्रीज करना। टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट, यानी कि जो लॉसेस आ रहे थे गवर्नमेंट का उनको कम करना इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। Seventh one is to establish international trade relation for free flow of goods and services without any restriction, जिसकी वजह से लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ। नेक्स्ट आता है टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो और पब्लिक सेक्टर का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम हो फॉर बिजनेस पर्पज, जिससे क्या हो, गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिट गेन हो। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हमने 10 जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं। इसके आगे जो है हम लोग चलो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला इसमें कुछ फीचर्स हैं वो हम पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो फीचर है वो डी लाइसेंसिंग है। डी लाइसेंसिंग का अगर छोटा शब्द में आपको मतलब बताऊं तो डी लाइसेंसिंग का मतलब होता है एबॉलिश द लाइसेंस, यानी कि एक ऐसा टाइम था जहां पर हर एक काम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने ये कंपल्शन दिया था कि हर एक इंसान के पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, चाहे वो जिस भी तरीके की एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अभी हमें जो डी लाइसेंसिंग है उसको एबॉलिश कर देना चाहिए। इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो लोग इलिटरेट हैं, जिन्हें नॉलेज नहीं है, जिन्हें प्रोसीजर्स पता नहीं है, उनके लिए कहीं ना कहीं बिजनेस को स्टार्टअप करना या किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्टअप करना कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल हो जाता था। ठीक है, तो डी लाइसेंसिंग को डीप में डिस्कस करते हैं। इट मीन्स डी लाइसेंसिंग मीन्स एबॉलिश ऑफ गवर्नमेंट लाइसेंस required to carry on any business or industrial activity. So all industries except 18 specified industries strategic importance required license. So as per the Department of Industrial Policy and Promotion, Government of India, following are the four you can say industry where license is mandatory or compulsory, except for there are no mandatory or requirement for the license of other sector. Number one is electronic aerospace defense equipment. दूसरा आता है industrial explosive, hazardous chemicals, drugs and pharmaceuticals company and then cigarettes. ये ऐसे 4 कंपनीज हैं जो जिन्हें स्टार्ट करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। बिना इसके आप बिना लाइसेंस के आप इसे स्टार्टअप कर सकते नहीं हो। दूसरा आता है एबॉलिशन ऑफ मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। अब मोनोपोली का मतलब ये होता है कि मोनोपोली यानी कि सिंगल सेलर। तो सिंगल सेलर यानी कि मोनोपोली अगर किसी भी इंडस्ट्री की होगी तो वो क्या करेगा, वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मोनोपोली को भी एबॉलिश किया। दूसरा आता है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, यानी कि अगर आप किसी भी तरीके का यू कैन से ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहाँ पर जिसे MRTP कहा गया है उसे हम डीप में इस पॉइंट के अंदर डिस्कस करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू MRTP एक्ट इट वाज कंपल्सरी फॉर लार्ज इंडस्ट्रियल हाउस टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एस्टैब्लिशमेंट, एक्सपांशन एंड मर्जर। अब इसमें एक वर्ड मर्जर लिखा हुआ, मर्जर का मतलब क्या, जब 2 कंपनीज लॉस में जाती हैं या एक कंपनी प्रॉफिट है दूसरी कंपनी लॉस में और जब वो एक साथ मिलके
काम करती हैं उसे मर्जर कहा जाता है, यानी कि जब वो कंपनी अपने प्रॉफिट को वसूलने के लिए उस कंपनी के साथ टाई अप करके काम करती है उसे ही मर्जर कहा जाता है। दिस रिजल्टेड इन स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। सो अबॉलिशन ऑफ MRTP एक्ट इनकरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो यहाँ पर MRTP एक्ट को भी क्या किया गया, एबॉलिश किया गया, कैंसिल किया गया, ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छी से हो सके। इनकरेजमेंट टू स्मॉल सेक्टर, जो स्मॉल सेक्टर्स होते हैं उनको भी इनकरेज, यानी कि उनका भी ग्रोथ करना, ठीक है। तो जैसे कि क्या होता है कि पहले जो बड़े बड़े यू कैन से अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, बट जो स्मॉल सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको इतनी ज़्यादा ये नहीं है। तो यहाँ पर ये बोला कि जो स्मॉल सेक्टर वाले हैं उनका इनकरेजमेंट आपको बढ़ाना है। सो द गवर्नमेंट इनकरेज स्मॉल सेक्टर यूनिट्स टू अटेन हाइयर ग्रोथ रेट इन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट सेक्टर एंड इट्स इन्वेस्ट लिमिट वॉज, कितना इसका लिमिट एक्सटेंड हुआ, फ्रॉम 1 करोड़ टू 5 करोड़। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट इन द सेंस कि आप अपनी कमोडिटी को बाहर भी भेज सकते हो। जैसे हमारे देश में कॉटन इंडस्ट्री है, देन वुलन इंडस्ट्री है, या यू कैन से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ये सारे गुड्स बनाकर कहीं ना कहीं, या हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हैं, तो ये सारे गुड्स कहीं ना कहीं बाहर देश में एक्सपोर्ट होती हैं। तो यस, यहाँ पर इंकरेजमेंट टू स्मॉल सेक्टर को भी वैल्यू दी गई। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने की वजह से क्या होगा, फॉरेक्स की जो करेंसी है वो हमारे देश में आएगी, और सब हाउ हमारे देश का क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, यानी कि वैल्यू बढ़ेगी। सो इंडस्ट्री पॉलिसी ऑफ 1991 अप्रूव्ड FDI, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, टू इंकरेज इन्वेस्टमेंट इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री रिक्वायर्ड हाई इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो कहाँ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कहाँ पर बताया गया है, पहला तो बताया गया है इन्वेस्टमेंट में, दूसरा बताया गया है टेक्नोलॉजी में, ठीक है। सो इनिशियली जो FDI है उसको कितना परमिशन था, 51% था इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। सिलेक्टेड इंडस्ट्री में अगर वो इन्वेस्टमेंट करती है तो 51% था, फिर 74 हुआ, फिर लास्ट में गवर्नमेंट ने 100% स्पेसिफाइड इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिड्यूसिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब इसका क्या मतलब होता है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत बड़ा प्ले करता है, यानी कि गवर्नमेंट का हर जगह इन्वॉल्वमेंट है, तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम होगा, यानी कि पब्लिक सेक्टर कम होगा, तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज आएगी, और प्राइवेट इंडस्ट्रीज आएगी तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। सो मेनी चेंजेस वेर मेड इन द पब्लिक सेक्टर पॉलिसी टू इंक्लूड फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। पहला, एंडेड द मोनोपोली। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर आने की वजह से क्या हुआ, जो मोनोपोली थी वो ख़त्म हुई। दूसरा, एफिशिएंसी बढ़ी पब्लिक सेक्टर की। तीसरा, कैपिटल ब्लॉक्ड इन सिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज टू इनकरेज प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जो कैपिटल, जो पैसा पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुआ है उसे इनकरेज किया जाए ताकि प्राइवेट सेक्टर भी क्या हो, इंट्रोड्यूस हो। सो इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8 किया, यानी 17 से घटाकर 8 कर दिया। फ्रॉम 2014 देर आर ओनली 2 इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। कौन कौन सी है वो, पहली है रेलवे और दूसरी है एटॉमिक एनर्जी। ये 2 ही सेक्टर 2014 के बाद आज के टाइम में पब्लिक सेक्टर में आते हैं, और रादर देन दैट जितने भी सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेड लिबरलाइजेशन। अब पहले तो लिबरलाइजेशन को समझते हैं। लिबरलाइजेशन कॉन्सेप्ट आने की वजह से हमारे देश को बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि जब एक देश दूसरे देश से क्या करता है, ट्रेड करता है, इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, उसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने मिलता है वाइल एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या परमिशन से रिलेटेड। तो लिबरलाइजेशन आने की वजह से कहीं ना कहीं क्या हुआ कि हमारे वो जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो इम्पोर्ट लाइसेंसिंग कंट्रोल हैव बीन अबॉलिश्ड, सो ऑलमोस्ट ऑल द कैपिटल गुड्स, मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स एंड अदर कंपोनेंट्स वेर मेड फ्रीली इम्पोर्टेबल। Established exporters are allowed to raise external credit to finance their trade. So यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, पहला है स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू प्रमोट एक्सपोर्ट, और दूसरा गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस एग्रो एक्सपोर्ट जोन, जहाँ पर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को इम्प्रूवमेंट यानी कि इम्पोर्टेंस दी गई, ठीक है।
नेक्स्ट आता है रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर। अब इसमें भी कुछ इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ चेंजेस आए। कौन कौन से आए? इंश्योरेंस सेक्टर वाज मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट पहले के टाइम। द न्यू पॉलिसी पास इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट IRDA in 1999 to introduce reform in the sector. So the IRDA has given license to many private company to enter insurance company. So this has ended the monopoly of government sector. तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने कि और भी सारी कंपनीज को ये परमिशन दिया ताकि वो क्या कर सके, वो इंश्योरेंस कंपनी में अपना बिल्डअप कर सके, जिससे क्या हो गई, गवर्नमेंट की मोनोपोली जो है इंश्योरेंस में खत्म हो गई कहीं ना कहीं। नेक्स्ट आता है रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल सेक्टर। अब कौन सा फाइनेंशियल सेक्टर है देखते हैं। अर्लियर, अब फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है, जहां से हमें क्रेडिट मिलता है। सो अर्लियर ओनली कोऑपरेटिव बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स वेर परमिट टू डू बैंक बिजनेस इन द फाइनेंशियल सेक्टर, बट the new economic policy permitted to entry new private banks and foreign banks to enter in a financial sector. आई होप आपको ये 8 पॉइंट समझ में आए होंगे। और जो न्यू कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा है, हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा अच्छे से डीप में, फिर हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स देखे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, फिर हमने कुछ फीचर्स देखे। सबसे पहला फीचर था डे लाइसेंसिंग, यानी कि एबॉलिश द लाइसेंस, एबॉलिश द मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस, दैट इज MRTP। दूसरा, स्मॉल सेक्टर को इंकरेजमेंट देना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंकरेजमेंट देना, देन पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देना, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, ट्रेड लिबरलाइजेशन को इम्प्रूव करना एंड इंश्योरेंस सेक्टर को रिफॉर्म करना। इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म क्या आया, पहले वो गवर्नमेंट सेक्टर में आती थी, अब वो प्राइवेट सेक्टर में आती है। और नेक्स्ट आया रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। यहाँ पे हम लोग चैप्टर को फिनिश करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी एकदम डीप में। थैंक यू सो मच एवरीवन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।